तो हम आज कवर करेंगे सेक्शन 91 से लेकर 104 तक कवर करेंगे, ठीक है, जिसमें 91 इम्पॉर्टेंट है, 92 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, 93 प्रीलिम्स में आ सकता है, टैकलिंग क्या होती है, ठीक है। 93 देखेंगे, सारे ही देखने हैं, वैसे तो करने सारे हैं, बट इम्पोर्टेंट जो 91 एंड 92 है। एंड देन वी हैव सेक्शन 100। ये 3 सेक्शन इम्पोर्टेंट होंगे, बाकी पढ़ने तो हम सारे कर ही लेते हैं एक बारी में। तो सेक्शन 100 तो चार्ज से डील करता है, एंड सेक्शन 91 रिडम्पशन से है, और 92 है सब्रोगेशन, ठीक है। सब्रोगेशन का 92 का रिलेशन 91 से है, और वो डायरेक्ट में भी लिखा हुआ है, तो इसलिए पहले हम सबसे पहले सेक्शन 91 कर लेंगे। सेक्शन 91, देन विल डू सब्रोगेशन, उसके बाद जो उसके सेक्शन है वो करेंगे। नाउ सेक्शन 91 को अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा है डायरेक्ट में, पर्सन हु मे सू फॉर रिडम्पशन, persons who may sue for redemption, persons who may sue for redemption। तो आप बताइए कौन कौन कर सकता है sue for redemption? redemption तो आप जानते ही हैं, redemption क्या होता है? अपनी प्रॉपर्टी को वापस लेना, रिडीम करना, ठीक है। तो who can sue for the redemption? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सबसे पहला अधिकार तो किसका होता है? मॉर्टगेजर का, ठीक है। मॉर्टगेजर अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम कर सकता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेक्शन 60 में। बट इस बात को रिपीट नहीं किया गया है यहाँ पर ये चीज नहीं लिखी गई है। यहाँ पर लिखा है अपार्ट फ्रॉम मॉर्टगेजर कौन कौन रिडीम कर सकता है। भाई अगर मॉर्टगेजर है, मॉर्टगेजर का तो राइट होता ही है, लेकिन मॉर्टगेजर के अलावा कौन कौन मॉर्टगेज प्रॉपर्टी को रिडीम कर सकता है। तो कौन कौन आ सकते हैं इस कैटेगरी में, पहले हम वो लिख लेते हैं, फिर डायरेक्ट से चीजें देख लेंगे। तो एक तो वो इंसान जिसको इंटरेस्ट क्रिएटेड हो जिसका, या जिसके पास प्रॉपर्टी में उस पे चार्ज क्रिएटेड हो, ठीक है। और कौन कौन हो सकता है? श्योरिटी हो सकता है, क्रेडिटर हो सकता है, ठीक है। तो ये लोग हो सकते हैं। अब इनको समझने के लिए थोड़ा सा हम ये देखेंगे, पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी समझ लेते हैं। एक होता है प्यून मॉर्टगेजी। ये क्या होता है? आपने वर्ड सुना होगा, प्यून मॉर्टगेजेस। ये कौन होते हैं? Sir, which came later in time. इसको वैसे अगर आप देखोगे प्यून जजेस भी होते हैं, जैसे साथी जो होते हैं, जजेस के साथी जो होते हैं प्यून जजेस। आपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड देखा होगा ये वाला। तो ये भी जो होता है, ये भी रिडीम करने का राइट रखता है। अब ये होता है कौन है? देखिए, जैसे एक तो मॉर्टगेजर होता है, एक होता है मॉर्टगेजी। अब ऐसा भी हो सकता है, क्या पता मॉर्टगेजर ने पहले तो इसको प्रॉपर्टी दी, तो ये फर्स्ट मॉर्टगेजी हो गया। क्या पता इसने उसके बाद दोबारा कहीं और मॉर्टगेज कर दियो, ये सेकंड हो गया। इसके बाद क्या पता थर्ड को भी दे दियो, तो ये भी थर्ड हो गया। तो ये जो है, ये आपस में मॉर्टगेजीज जो है, दे आर कॉल्ड एज प्यून मॉर्टगेजीज, ठीक है। ये एक दूसरे के प्यून मॉर्टगेजीज हैं। अब इसमें क्या है, ये तो प्रायर मॉर्टगेजी हो गया, और ये जो नीचे वाला है ये सब्सिक्वेंट मॉर्टगेजी हो गया। किसका? सब्सिक्वेंट हो गया। अब एक चीज यहाँ यहीं पे समझ लेना आप, क्योंकि आगे के सेक्शन में 94 में बहुत इंपॉर्टेंट है वाला कॉन्सेप्ट। 94 जो हम पढ़ेंगे ना, सेक्शन 94, उसके लिए मैं अभी ही से ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, ताकि हमारा टाइम सेव होगा और बचेगा ना। ये जो मॉर्टगेजर है, एक तो ये मॉर्टगेजी हो गया, फर्स्ट मॉर्टगेजी, एक हो गया सेकंड मॉर्टगेजी, एक थर्ड हो गया। तो ये सेकंड मॉर्टगेजी जो होता है, इसको क्या बोलते हैं? ये कौन है? ये मध्यवर्ती होता है। वैसे हिंदी में भी लिख देता हूँ, मध्यवर्ती। आई थिंक हिंदी में बिल्कुल साफ लिखा होगा, मध्यवर्ती। यानी इसको बोलते हैं मीन मॉर्टगेजी, ठीक है। ये कुछ ऐसा सेक्शन है जो कोई पढ़ता नहीं है, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना हो कि हमने सर ने ये छोड़ दिया। अभी हम पढ़ेंगे इन सब चीजों को, 91 पे दोबारा आएंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। तो पहला मॉर्टगेजी तो हो गया फर्स्ट मॉर्टगेजी,
फिर ये बीच वाला इसको इंटरमीडिएट भी बोल देते हैं, या मध्यवर्ती या मीन मॉर्गेजी, ठीक है। और तीसरा वाला हो जाता है सब्सिक्वेंट। तो अब हम देखेंगे इसकी जो राइट्स की बात की गई है कि मध्यवर्ती के पास क्या क्या अधिकार होंगे, वो सेक्शन 94 में दिया हुआ है। उसके लिए क्लॉज हम पढ़ते हैं, आपको याद होगा। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, ये कभी आपने पढ़ा है? वैसे एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है कि किस सेक्शन में ये लिखा है रिडीम अप एंड रिडीम डाउन, रिडीम अप, रिडम्पशन सॉरी, रिडम्पशन अप एंड फोरक्लोजर डाउन। ये कहीं पढ़ा है आपने? नो आपसे सर। ऐसे पूछा जाना चाहिए ये कहाँ पर है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे छुपा हुआ है, टीपीए के किस सेक्शन में छुपा है, रिडेम्पशन अप फोरक्लोजर डाउन या रिडीम अप फोरक्लोजर डाउन। तो इसका आंसर है सेक्शन 94। मैं अभी आपको इसको बाद में बताऊंगा, नहीं तो हम आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, ठीक है भाई। इतना ध्यान रखिए कि बीच वाला जो होता है ये मीन मॉर्गेजी होता है। अब मैंने इसको आपको इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे प्यून मॉर्गेजी की बात आई है। आपस में जो है ना ये म्यू प्यून यानी ये मॉर्गेजीज हैं, एक से ज्यादा जब मॉर्गेज होंगे तो वो प्यून मॉर्गेजी कहलाते हैं। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, कौन रिडीम करा सकता है? हम क्या पढ़ रहे हैं सेक्शन 91, यहाँ पे कौन रिडीम करा सकता है। देखो पहली बात, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसका? अरे अगर मॉर्गेजर नहीं रहा तो उसके लीगल एयर्स तो करा सकते हैं ना रिडीम। एलआर करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं? यस। तो एलआर, उनका इंटरेस्ट तो होगा ही रिडीम कराने में। या कोई ऐसा इंसान जिसका चार्ज क्रिएटेड हो वो भी करवा सकता है रिडीम। अब जैसे सपोज कीजिए, अब इसी पे आ जाते हैं प्यून मॉर्गेजी पे। प्यून मॉर्गेजी की बात करें, जैसे ये फर्स्ट मॉर्गेजी है, अगर सेकंड वाले मॉर्गेजी ने, सपोज करो सेकंड वाले मॉर्गेजी ने पहले वाले का पेमेंट कर दी है, पहले वाले यानी सेकंड वाले मॉर्गेजी ने फर्स्ट वाले की पेमेंट कर दी है, तो क्या सेकंड वाला जो मॉर्गेजी है फर्स्ट वाले राइट को एक्वायर कर लेगा या नहीं कर लेगा? यस। उसके शू में अपना पैर रख देगा वो। उसके जो राइट है पहले वाले मॉर्गेज के अगेंस्ट दी मॉर्गेजर, वो सारे राइट किसके पास चले जाएंगे? किसके पास चले जाएंगे? वो सेकंड वाले के पास चले जाएंगे। तो जैसे ही वो एक्वायर कर लेता है ना ये राइट, तो इसको रिडीम भी बोला जाता है कि मॉर्गेजी ने पहले वाले मॉर्गेजी के राइट्स को रिडीम कर लिया है। तो दैट मींस इवन इन दैट केस द प्योर मॉर्गेजी कैन रिडीम इट, ठीक है। तो अब ये रिडीम करने का अधिकार हो गया ना इसका। आई मीन जो सेकंड वाला मॉर्गेजी है उसका फर्स्ट वाले को जैसे पेमेंट करता है तो ये भी रिडीम है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया रिडीम अप, रिडीम फोरक्लोजर डाउन। तो ये इस सीक्वेंस में यहाँ पे मैंने प्यून मॉर्गेजी की बात करी कि प्यून मॉर्गेजी को भी राइट ऑफ रिडम्पशन मिल जाता है, ठीक है, राइट ऑफ रिडीम वाला। तो यहाँ पर इसलिए मैं ये फर्स्ट ऑफ ऑल प्यून मॉर्गेजी की बात करी है, ठीक है, वो रिडीम कर रहा है। और जब मैं 94 पढ़ूंगा थोड़ा सा और रेफरेंस बताऊंगा। फिर फोरक्लोज नीचे वाला क्या है, देखो रिडीम अप मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि जो मॉर्गेजी जो है, मॉर्गेजी नंबर 2 रिडीम कर सकता है 1 को, मॉर्गेज नंबर 3 रिडीम कर सकता है 2 और 1 को, अपने से ऊपर वालों को रिडीम कर सकते हैं ये, ठीक है, और नीचे वालों को, अपने से नीचे वालों को फोरक्लोज करते हैं। तो इसलिए यहाँ लिखा है रिडीम अप फोरक्लोज डाउन। ये बात समझ में आई? देखो एक बात यस। समझना, पहले एक बात जरूर समझ लेना, यहाँ पर जो पहले मॉर्गेज में आया है, जो पहले मॉर्गेज ही बना उसका राइट तो पहला ही होगा ना। रूल ऑफ प्रायोरिटी तो सुना ही है आपने, 48 सेक्शन। भाई पहला राइट इसका होगा, दूसरा राइट इसका होगा, तीसरा राइट इसका, यही तो सीक्वेंस होगा ना। हाँ जी, यस और नो? यस सर। अब ऐसा भी तो हो सकता है, क्या पता ये सेकंड वाला मॉर्गेज ही पहले वाले के पेमेंट कर दे कि ले भाई तो अपना पैसा पकड़ो तो जाए यहाँ से। तो ये क्या कर रहा है, इसी रूल को क्या बोलते हैं, सब्रोगेशन बोलते हैं, ठीक है। 92 में यही है बस। 92 में सब्रोगेशन क्या हो रहा है कि जो सेकंड मॉर्गेजी है या थर्ड मॉर्गेजी ने सेकंड के और पहले के पेमेंट कर दी हो। देखो चीजें कोरिलेट होंगी भी। 91 92 का बहुत रिलेशन है बड़ा, ठीक है, क्योंकि 92 में अगर आप देखो पहली लाइन में सेक्शन 91 की बात की गई है। तो मॉर्गेजी नंबर 2 या मॉर्गेजी नंबर 3, अगर मॉर्गेजी 2 वाला क्या कर सकता है, मॉर्गेजी 1 का पेमेंट कर सकता है, तो इसको बोल दिया सब्रोगेशन। यानी अब मॉर्गेजी 2 इसके अधिकार ले लेगा। क्या पता मॉर्गेजी नंबर 3 इन दोनों की पेमेंट कर दे, तेरी भी मैं कर देता हूँ, मैं बी की भी 2 की भी कर देता हूँ, तो अल्टीमेटली इसके पास सारे राइट्स आ गए।
इसने क्या कर दिया, सबरोगेट कर लिया। सबरोगेट का मतलब, सबरोगेट का मतलब क्या होता है, सबरोगेट का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। इसकी जगह ले ली इसने, यानी मॉर्टगेज 3 ने 2 की भी जगह ले ली, 1 की भी ले ली। ये बात समझ में आई? दैट इज सबरोगेशन। अभी हम आगे पढ़ेंगे और डिटेल में, पहले वापस यहाँ आ जाते हैं। जस्ट वेट फॉर मोमेंट। स्क्रीन विजिबल है? यामिनी स्क्रीन विजिबल है? Not yet, sir. नहीं आ रही स्क्रीन? So now it is visible. ओके ओके, चलो एकदम से पता नहीं कौन सा बटन दब गया था। ठीक है, चलो वापस आते हैं 91 में। तो रिडीम कौन कौन कर सकता है, जिसका इंटरेस्ट हो या जिस पे प्रॉपर्टी में चार्ज हो। अब श्योरिटी की बात करते हैं। देखो चार्ज में एक चीज और होती है, कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है, आपने एक वो सुना होगा शायद, परचेजर ऑफ इक्विटी ऑफ रिडम्पशन। ये क्या होता है? देखो टाइटल से ही समझ में आ रहा है, परचेजर ऑफ इक्विटी ऑफ रिडम्पशन। जिसने, ए ने अपनी प्रॉपर्टी जो है बी के पास मॉर्टगेज रखी, ठीक है, पहले बी के पास मॉर्टगेज रखी, इसके बाद ए ने यही प्रॉपर्टी सी के पास मॉर्टगेज रख दी। अब ए जो जाता है भाई किसी और से पैसा मांगता है, वो कहता है कि भैया मैं जो है मैं जो हूँ आपका क्या नाम है, मेरे को पेमेंट करनी है तो पैसा चाहिए। तो डी क्या कर सकता है, डी क्या कर सकता है, उसका ये राइट परचेज कर सकता है कि ठीक है मैं आपको ये राइट दे देता हूँ, और तो ये इसका रिडम्पशन का राइट परचेज कर लेता है। तो ये भी तो कर सकता है इंसान बाद में, इसको भी तो राइट रिडीम हो जाएगा, जिसने ये राइट ही खरीद लिया ए से रिडम्पशन का। तो डी भी तो कर सकता है, कर सकता है नहीं कर सकता है डी, रिडीम प्रॉपर्टी। हाँ जी, Yes. तो डी भी कर सकता है यहाँ पर, जिसने परचेजर ऑफ इक्विटी ऑफ रिडम्पशन। तो ये भी आप एक 5th पॉइंट बना लेना यहाँ पे, चाहे परचेजर ऑफ इक्विटी ऑफ रिडम्पशन। हमने इंटरेस्ट की बात कर ली, चार्ज की बात कर ली, सिक्योरिटी। अब एक बात बताइए, श्योरिटी नॉट सिक्योरिटी, श्योरिटी। ए इंसान है, अपनी प्रॉपर्टी को लेके जाता है बी के पास कि भैया मैं ये प्रॉपर्टी गिरवी रख रहा हूँ, आप मुझे 10,000 रुपए दे दीजिए, ठीक है, 10,000 रुपए दे दी। बी क्या कहता है कि ठीक है भाई मैं प्रॉपर्टी तो गिरवी रख रहा हूँ, साथ साथ एक श्योरिटी और दो आप अपना। भाई श्योरिटी रखवाते ही रखवाते हैं मैक्सिमम। तो ये जो श्योरिटी है, अब बी क्या कर सकता है, या तो इसकी प्रॉपर्टी को बेचे, ये तो बहुत बाद की बात है, अपनी पैसे रिकवरी करे, या बी क्या कर सकता है, श्योरिटी से पैसा मांगेगा। मांगेगा नहीं मांगेगा श्योरिटी से, भाई तुमने इसकी श्योरिटी दी थी, ये पैसा दे देगा टाइमली, उसने नहीं दिया तो तुम दो। तो श्योरिटी क्या कर देता है, श्योरिटी पे कर देता है। जब श्योरिटी पे कर देगा तो श्योरिटी किसका राइट्स मिल जाते हैं श्योरिटी को, श्योरिटी के पास सारे राइट्स आ जाएंगे जो ए के पास हैं, ठीक है। तो ए की जगह ले लेता है फिर ये श्योरिटी। तो श्योरिटी क्या रिडीम करेगा नहीं करेगा प्रॉपर्टी बी से? हाँ जी, जब ये पे कर ही रहा है तो श्योरिटी बन जाएगा, रिडीम करने का अधिकार रख लेगा। तो 91 में तो साफ साफ लिखा है श्योरिटी। क्लियर है? अब आ जाओ ये क्रेडिटर पे। पहले मुझे बताओ श्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes, sir. अब आ जाइए क्रेडिटर पे। ए जो है इसने क्या करा है, ये गया बी और सी क्रेडिटर के पास। ये क्रेडिटर्स के पास जाता है, भाई मेरे को पैसा दे दो उधार। वो कहते हैं भाई ठीक है उधार दे देते हैं, इसको उधार दे दिया ए को। अब ए के बाद क्या आता है, जब पेमेंट की बारी आती है तो क्रेडिटर को ये पेमेंट देता नहीं है, तो क्रेडिटर क्या करते हैं, ए ने अपनी एक प्रॉपर्टी को गिरवी रखा हुआ था, मॉर्टगेज किया हुआ था, किसके पास, ई के पास। ध्यान से सुनना, ए ने एक अपनी प्रॉपर्टी को ई के पास मॉर्टगेज रखा हुआ था। बी और सी जाते हैं भैया अब मेरे को पेमेंट दे, ये पेमेंट देने से मना करता, तो बी और सी क्या कर सकते हैं, क्या इस प्रॉपर्टी को बिकवाने का अधिकार रखते हैं नहीं रखते हैं? हाँ जी, ये बिकवा सकते हैं इसकी ये प्रॉपर्टी को। बी और सी जो क्रेडिटर होंगे इसकी प्रॉपर्टी को बिकवाएंगे। इस बिकवाने से पहले, बिकने के बाद जो पैसा आएगा वो पहले ई को पे करेंगे, रिमाइंडर जो पैसा होगा वो किन के पास जाएगा, बी और सी के पास जाएगा, ठीक है। तो यानी क्रेडिटर के पास अधिकार होता है, कोर्ट में जाएंगे, वहां से सेल की ऑर्डर लेंगे और उसके बाद इस प्रॉपर्टी को बेचेंगे और इसके बाद ये अपना चुकता कर लेंगे। तो यानी इनके पास भी अधिकार होता है क्रेडिटर के पास रिडम्पशन का। इज दैट क्लियर? सेक्शन 91 क्लियर है? Yes, sir. अब एक बार बैरक पढ़ लो, देखो कितना आसान लगेगा।
देखिए अब यहाँ पर क्या लिखा, बिसाइड द मॉर्गेजर, मॉर्गेजर के अलावा कौन कौन रिडीम करा सकता है? एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्सन में रिडीम और इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर द रिडम्पशन, may redeem or institute a suit for redemption of the mortgage property, namely any person, कोई भी इंसान, other than the mortgage of the sought to be redeemed, इसको ब्रैकेट को छोड़ देते हैं, एनी पर्सन हु हैज एनी इंटरेस्ट, अभी आपको पढ़ा है किसका जो इंटरेस्ट है, या चार्ज अपॉन द मोवल अपॉन द प्रॉपर्टी मॉर्गेज और इन और अपॉन द राइट ऑफ रिडीम द सेम, ठीक है, इंटरेस्ट और चार्ज अभी आपको बता दिया। बी क्या है, एनी श्योरिटी, श्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, फॉर द पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज डेट्स और एनी पार्ट देयर ऑफ, और एनी क्रेडिटर, ठीक है, ऑफ द मॉर्गेजर हु हैज इन द सूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज एसेट्स। अब ये किस चीज का सूट डालेंगे कि हमें सूट फाइल किया है, सूट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज एसेट, उसकी जो भी संपत्ति है उसको हमें एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन करने का अधिकार दिया जाए। ऑब्टेन अ डिक्री ऑफ सेल, अब वो डिक्री ऑफ सेल लेंगे किसका, मॉर्गेज प्रॉपर्टी का, ठीक है। 91 क्लियर है? हाँ जी, यस सर। अब 91 के बाद हम चलते हैं 92 की तरफ, सब्रोगेशन। सब्रोगेशन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी वैसे बताया, सब्रोगेशन होता क्या है, स्टेपिंग इन द शू ऑफ अनदर, सब्स्टिट्यूट कर लेना। अब किस चीज का सब्स्टिट्यूट हो रहा है, अब देखो, अच्छा एक बात बताओ, सब्रोगेशन जो है सेक्शन 92 सब्रोगेशन, यहाँ पे मॉर्गेजेस की बात की गई है, मॉर्गेजर्स भी हो सकते हैं भाई। ए है, ए ने प्रॉपर्टी जो है पहले मॉर्गेज करी बी को, फिर सी को, फिर डी को, बी को मॉर्गेज करी, सपोज कीजिए देखिए बी को मॉर्गेज करी पहले, सपोज करो कोई एक्स प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी है बी को 5,000 के लिए, सी को प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी है 3,000 के लिए, ये 2,000 के लिए। अब इसमें सपोज कीजिए सी जो है या डी जो है, डी को ही मान के चलते हैं, डी जो है अगर बी के 5,000 रुपए पे कर देता है, जो डी है बी के 5,000 रुपए पे कर देता है, तो डी जो है बी की जगह ले लेगा नहीं ले लेगा? हाँ जी, यस डी सर। जो है, डी जो है बी की जगह ले लेगा। तो जब अब क्या होगा यहाँ पर देखा जाए तो इसको तो रिलीज कर दिया, तो डी जो है बी की जगह ले लेगा, तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सब्रोगेशन। तो जितने भी राइट अब बी के थे वो डी के पास चले जाएंगे। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब डी ने बी की जगह ले ली, ठीक है, जब डी ने बी की जगह ले ली, तो अब एक बात बताइए, जो डी और बी है, पहले बताइए बी का कितना अमाउंट था 5,000, और डी का अपना कितना अमाउंट था 2,000, 2,000 लेना था ना उसको ए से, और लेकिन डी ने 5,000 दे दिए बी के। अब टोटल अमाउंट डी के पास कितना आ गया, कितना डी हो गया 7,000। एक बात में एक कॉन्सेप्ट और ऐड कर रहा हूँ, पहली बात तो आप ये समझ लेना कि सब्रोगेशन क्या होता है। सब्रोगेशन इस सिंपल वे में, ए ने पहले बी को मॉर्गेज करी, ए ने फिर सी को प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी, ए ने फिर डी को मॉर्गेज कर दी प्रॉपर्टी, अल्टीमेटली डी ने अगर बी का पैसा पे कर दिया है, तो नाउ डी स्टेपिंग इन द शू ऑफ बी, और तो जो बी के राइट्स है वो अब सारे डी के पास आ जाएंगे। ये बात क्लियर है? हाँ जी, यस सर। ये सिंपल सब्रोगेशन हुआ। अब हम इसमें दो तीन चीजें और समझते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, जैसे अगर डी ने पेमेंट कर दी बी की, तो अब डी के पास डी को ए से कितनी रिकवरी करनी होगी? हाँ जी, एक, अब बताइए डी को ए से कितना 7,000 रुपए लेना है। अब एक बात बताइए, सेक्शन 93 भी 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा यहीं के ही, लेकिन हम अब ये डिटेल में पढ़ेंगे। अब आप मुझे बताइए डी जो है ऑलरेडी इसने अगर बी का पैसा पे कर दिया, इसको 7,000 रुपए रिकवर करने हैं किससे, अब ए से। तो पहले आप मुझे बताइए यहाँ प्रायोरिटी किसकी होगी, पहले अब 7,000 जाएंगे या 3,000 जाएंगे? पहले 7,000 रुपए जाएंगे या 3,000 रुपए जाएंगे, बताइए। सर 3,000 सी के एज पर सेक्शन 93। एक सेकेंड, 3,000 रुपए किसके हैं? सी के। हाँ बताइए, किसी ने आंसर दिया मुझे, पहले सी के जाएंगे। यस। और कोई है आंसर देने वाला? अब यही तो है सेक्शन 93 में, प्रोहिबिशन ऑफ टेकिंग,
प्रोहिबिशन ऑफ टेकिंग, ये क्या होता है? अभी मैं सबरोगेशन पे दोबारा आऊंगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट चल रहा है तो इसलिए मैंने प्रोहिबिशन ऑफ टैकिंग को भी जोड़ दिया है यहाँ पे, अदरवाइज मैं उनको बिल्कुल अलग से पढ़ा था। चलो बताइए, किसी ने कहा पहले 3,000 रुपए जाएंगे, ए जो है पहले 3,000 रुपए पे करेगा, ये कह रहा है कोई? कोई और है जो डी को पेमेंट करना चाहता है? हाँ जी, एनीबडी एल्स? चलो अब सुनिए ध्यान से, ए जो है वो पहले किसके पैसे देगा? वो पहले देगा पैसे डी के देगा। और डी के कितने पैसे देगा? 7,000 देगा क्या? अरे नहीं, 5,000 देगा सिर्फ, ठीक है, क्योंकि 2,000 तो उसके खुद के थे और वो उसका नंबर था तीसरा। तो ये कहता है प्रोहिबिशन ट्रैकिंग, प्रोहिबिशन ऑफ टैकिंग, नॉट ट्रैकिंग, नॉट ट्रैकलिंग, इट इज अ टैकिंग। टैकिंग मतलब होता है इसको मिक्स ना किया जाए, ठीक है, जोड़ नहीं सकते हम। यानी ये क्या कर रहा है, बी और सी को जोड़ नहीं सकते इसके पैसे को, तो बी की प्रायोरिटी जो मिली हुई थी वो प्रायोरिटी गई है डी के पास फॉर द अमाउंट ऑफ रुपीज, ओनली फॉर द 5,000 रुपीज। और ये 5,000 और 2,000 नहीं जुड़ेंगे, ठीक है, ये 7,000 नहीं देगा वो। पहले किसका राइट होगा? पहले बी का राइट था, वो डी को मिला है फॉर द अमाउंट ऑफ 5,000 ओनली, ठीक है, नॉट 42,000। ये इसका राइट जो होगा ये दूसरा होगा। यानी पहले अब इसको कंक्लूजन निकाले, ए जो अगर पेमेंट की बात आएगी तो पहले वो देगा डी को 5,000, फिर देगा सी को 3,000, और उसके बाद जाएंगे डी को 2,000, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रोहिबिशन ऑफ टैकिंग। टैकिंग मतलब क्या होता है? दो चीजों को जोड़ना, तो जुड़ेंगे नहीं ये। इज दैट क्लियर? हाँ जी, सर हाँ जी। सर जो 93 में फिर वर्ड यूज किया गया है ओरिजिनल सिक्योरिटी, वो ओरिजिनल सिक्योरिटी इसके लिए यूज किया गया है। जो डी की सिक्योरिटी थी। डी की ओरिजिनल सिक्योरिटी मर्ज नहीं हो जाएगी, मर्ज हो रही है लेकिन प्रायोरिटी उसी की रहेगी बी के अमाउंट की, ठीक है। पढ़ो एक बार, नो मॉर्टगेजी पेइंग ऑफ द प्रायर मॉर्टगेजी, इसने प्रायर मॉर्टगेजी बी का पैसा पे कर दिया, ठीक है, इसने बी का पैसा पे कर दिया, वेदर विद और विदाउट नोटिस ऑफ इंटरमीडिएट मॉर्टगेजी, बीच वाला मॉर्टगेजी ये हो गया, ये कौन हो गया? मेन मॉर्टगेजी, ठीक है। shall thereby acquire any priority in respect of its original security except in the case provided by section 79, सेक्शन 79 को छोड़कर, ठीक है। और ऊपर देख लेना इसको स्टार्ट कहां से होता है ये सेक्शन? अरे नो से स्टार्ट होता है ये, ठीक है, ये हमने इसमें कंफ्यूज मत होना, नो से स्टार्ट होता है। नो मॉर्टगेजी पेइंग ऑफ, तो अगर उसको नो हटा देंगे तो आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, नो जोड़ देंगे तो मेरा कॉन्सेप्ट ठीक है, ठीक है। नहीं सर, नो में तो प्रॉब्लम नहीं थी, ये ओरिजिनल सिक्योरिटी वाला कंफ्यूजन था। लेकिन इसको प्रायोरिटी तो मिल रही है, लेकिन प्रायोरिटी सिर्फ इसके लिए मिलेगी 5,000 रुपए के लिए, 7,000 के लिए नहीं मिलेगी। इसका ये क्लब नहीं होगा। टैगिंग का मतलब क्या होता है? टैगिंग का पहले मीनिंग तो जाने, टैगिंग का मतलब जोड़ना, ये जुड़ेंगे नहीं अमाउंट, इसी को प्रायोरिटी रहेगी। बट ये फर्क पड़ा है कि बी की जगह कौन आ गया है, डी आ गया है। इज दैट क्लियर? यस सर। सबरोगेशन पढ़ लेते हैं अब। सबरोगेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने सेक्शन 91 में क्या पढ़ा? आप लोग बताइए हमने क्या पढ़ा सबरोगेशन में? Who can redeem apart from mortgager? mortgager के अलावा कौन कौन redeem करा सकता है? तो जो ये लोग 91 में हमने पढ़े, जो लोग हमने 91 में पढ़े, वो सारे लोग जो होंगे वो है लीगल, उसको बोलते हैं लीगल सबरोगेशन। जो उसका अधिकार ले रहे हैं वो कहलाएंगे लीगल सबरोगेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट दे कैन बी कन्वेंशनल। कन्वेंशनल कौन से होते हैं? कन्वेंशन बताइए क्या होता है ये? हाँ जी, सर डिपेंड्स अपॉन द एग्रीमेंट। हाँ जी। वैसे तो अगर देखा जाए कन्वेंशन क्या होता है, कन्वेंशन एक एग्रीमेंट को ही बोलते हैं, तो कन्वेंशन वैसे ही बना है कन्वेंशनल सबरोगेशन। कन्वेंशनल सबरोगेशन होता है, कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया था ना। ये देखिए भाई, जब ये कौन सी सिचुएशन थी, ये थी जिसपे मैं गोला मार रहा हूँ ना, ये वाला देखना, ठीक है।
ये सिचुएशन। इस सिचुएशन में क्या था, ए ने बी और सी को अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई थी। जब पेमेंट देने की बारी आई, ए को पेमेंट देना था बी को और सी को रिडीम करने के लिए, ये कहाँ पहुंच गया, एक स्ट्रेंजर के पास पहुंच गया, डी के पास। डी से कहता है भाई साहब मेरे को पैसा चाहिए। वो कहता भाई पैसा तो मैं दे दूंगा लेकिन कुछ सिक्योरिटी है। वो कहता नहीं। तो डी कहता एक काम करो, अपना जूता मुझे पहना दो। इसका मतलब क्या, वो डी कह रहा है ए से कि एक काम करो, तुम्हें उससे रिडीम करने का अधिकार है, वो रिडीम मुझे दे दो। तो ये कौन हो गया, सबरोगेट हो गया ना। डी कौन है, कंप्लीटली स्ट्रेंजर है। ठीक है, हो सकता है नहीं हो सकता है? हाँ जी बताओ जल्दी से। मतलब कि he need not to be interested in mortgage in any way. हाँ जी, जरूरी नहीं है, इसका मतलब नहीं है। तो लीगल मॉर्टगेज में इंटरेस्ट होता है। अरे लीगल मॉर्टगेज में ये हो गए ना सारे लोग, लिखा है। लीगल सबरोगेशन में कौन कौन होगा, इनका तो अधिकार है ना, इनका अधिकार बन चुका है। क्यों, क्योंकि एक का इंटरेस्ट क्रिएटेड था, उसका लीगल एयर था, चार्ज क्रिएटेड था, श्योरिटी था, क्रेडिटर था, ये सारे लोग थे। और एक इवन स्ट्रेंजर अगर इस चीज को करता है, अगर स्ट्रेंजर इन चीजों को करता है तो उसको बोलेंगे कन्वेंशनल मॉर्टगेज, कन्वेंशनल सबरोगेशन। ठीक है, ये फर्क है। तो यानी सबरोगेशन कितने टाइप का हो सकता है, 2 टाइप का हो सकता है। सबरोगेशन में एक चीज और समझ लेना, एक वर्ड और मैं लिख रहा हूं, को मॉर्टगेजर। को मॉर्टगेजर कौन होता है, अब ध्यान से सुनिएगा। को मॉर्टगेजर कौन कौन होगा, अरे ए बी सी, ये 3 लोग हैं। इन 3 लोगों ने क्या करा है, मिलकर अपना एक प्लॉट को किसको गिरवी रखा है, ई को। ए बी सी डी को गिरवी रखा है। ठीक है, डी को गिरवी रख दिया इन्होंने अपना एक प्लॉट। जब पेमेंट की बारी आई, तो सिर्फ ए ने पेमेंट कर दिया, सिर्फ ए ने पे कर दिया। जब ए ने पे कर दिया तो ये जो है ए क्या, ए जो है बी के राइट और सी के राइट पे, तो इनको भी तो करना था। तो क्या ए इनकी जगह ले लेगा नहीं ले लेगा, सबरोगेट करेगा नहीं करेगा बी और सी की? हाँ जी, ए जो है बी और सी का भी राइट ले लेगा नहीं ले लेगा, बीइंग अ मॉर्टगेजर? बताइए यस और नो। यस सर। इनको को मॉर्टगेजर बोलते हैं, ये को मॉर्टगेजर हो गए। तो एक चीज ध्यान रखना, सबरोगेशन इधर की साइड से भी हो जाता है, मॉर्टगेजर की साइड से भी, बिटवीन द को मॉर्टगेजर, और यहाँ तो होता ही है मॉर्टगेजेस के बीच में। ठीक है, मॉर्टगेजेस के बीच में तो होता ही होता है। आई होप ये क्लियर होगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि कौन कौन कर सकते हैं सबरोगेट। लीगल सबरोगेशन में ये सारे लोग आ गए। सिर्फ स्ट्रेंजर जो होगा वो कन्वेंशनल सबरोगेशन होगा। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब एक बार बैरक पढ़ लो बस। पढ़िए एनी, एक मिनट में थोड़ा नीचे करता हूँ ड्रैग। ओके, एनी ऑफ द पर्सन रेफर टू इन सेक्शन 91 में क्या क्या बताया गया, अरे 4 लोगों की बात की है ना। एक तो इंटरेस्ट जिसका है, चार्ज क्रिएट हुआ है, चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी, श्योरिटी एंड क्रेडिटर, अदर देन द मॉर्टगेजर के अलावा, एंड एनी को मॉर्टगेजर, यहाँ क्या लिख दिया है, अलग से लिख दिया है ना, एनी को मॉर्टगेजर shall on redeeming property subject to the mortgage have so far as regard redemption, foreclosure or the sale of such property the same right as the mortgagee whose mortgage he redeems may have against the mortgager or any other mortgagee। तो जैसे mortgagee करते हैं राइट्स को सबरोगेट, वैसे को मॉर्टगेजर भी करेगा, कर सकता है। The right conferred by this section is called, और इसी अधिकार को सबरोगेशन कहा जाता है। And a person acquiring the same is said to be subrogated to the right, और जिसको वो right मिला है, a person acquiring the same is said to subrogated to the right, तो ये माना जाएगा उसने subrogate किया right of the mortgagee whose mortgage he redeems। A person who has advanced to a mortgager money, अब यहाँ देखो ये बात कर रहा है स्ट्रेंजर की, conventional subrogation की। A person who has advanced to a mortgager money with which the mortgage has been redeemed shall be subrogated to the right of the mortgagee whose mortgage has been redeemed if the mortgager has by registered instrument। एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी
जब कभी भी कन्वेंशनल सब्रोगेट होगा, जब कभी भी कन्वेंशनल सब्रोगेट होगा बाय द स्ट्रेंजर, तो इट मस्ट बी रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के जरिए होगा। बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट एग्रीड दैट सच पर्सन शैल बी सब्रोगेटेड। ठीक है, यानी जो मॉर्गेजर है वो इस बात को सहमत कर रहा है कि हम मेरी जगह, अब ये जो स्ट्रेंजर है वो जगह ले रहा है। ठीक है, और रजिस्टर होना चाहिए। आगे क्या लिखा है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू कन्फर अ राइट ऑफ सब्रोगेशन on any person unless the mortgage in respect of which the right is claim has been redeemed in full। अब एक चीज ध्यान रखना, कभी भी सब्रोगेशन का कॉन्सेप्ट जहां अप्लाई होगा तो रिडीम पूरा का पूरा होगा। ऐसा नहीं होगा कि भैया तेरे को 5,000 रुपए देने हैं, एक काम कर 2,500 रख ले, 2,500 बाद में ले लो, ऐसा नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? रिडम्पशन पूरा, आई मीन सब्रोगेशन का जो अमाउंट पे किया जा रहा है for doing a subrogation that has to be redeemed in a full, पूरा पेमेंट होगा तभी सब्रोगेशन होगा, आधा अधूरा नहीं चलेगा। ठीक है, अब कुछ बातें हैं वो लिख लेते हैं सब्रोगेशन पे। तो दो तरीके के सब्रोगेशन है, लीगल एंड कन्वेंशनल। लीगल सब्रोगेशन जो सेक्शन 91 में जो लोग दिए गए हैं वो करेंगे तो वो लीगल सब्रोगेशन कहलाएगा। कन्वेंशनल सब्रोगेशन होगा जो स्ट्रेंजर करेगा। सब्रोगेशन के अंदर हमने एक चीज और देखी थी, प्रोहिबिशन ऑफ टैकिंग होगा कि कोई भी चीजों को जोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, वो प्रायोरिटी रूल वैसे ही चलेगा जैसे सेक्शन 48 में दिया हुआ है। पहले हम इसमें कुछ और चीजें और लिख लेते हैं। नाउ सब्रोगेशन मतलब होता क्या है, वैसे तो पूरा पढ़ ही लिया है, समझ में आ गया होगा। सब्रोगेशन का मतलब क्या होता है? सब्रोगेशन होता है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हमने किया है। ठीक है, इट इज अ राइट ऑफ अ पर्सन टू स्टैंड इन प्लेस ऑफ क्रेडिटर, टू स्टैंड इन प्लेस ऑफ क्रेडिटर। ओके, तो जब कभी भी मॉर्गेजी ट्रांसफर इज मॉर्गेज डेट, मॉर्गेजी ने क्या करा है, मॉर्गेजी, ठीक है डबल ई लिख रहा हूं मैं, जब इसने अपना ट्रांसफर कर दिया है क्या, मॉर्गेज डेट, जब ये ट्रांसफर कर देता अपना मॉर्गेज डेट, तो हिज असाइनी, जिसको इसने दिया होगा, हिज असाइनी बिकम्स, ये कौन बन जाता है, उसके पास सारे राइट चले जाते हैं, वेस्टेड ऑल द राइट्स। और जिस राइट के पास चले जाएंगे वो मान लिया जाएगा कि सब्रोगेटेड हो गया है। सब्रोगेटेड मीन्स वो, सब्रोगेटेड मीन्स वो सब्स्टिट्यूट कर गया है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल मॉर्गेजी। ओके, अब ये क्या है, लेकिन ये जो है मॉर्गेजी का जो सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी है, ये पहला मॉर्गेजी हो गया, सेकंड मॉर्गेजी होगा, ये इसका फुल पे करेगा, फुल पे करेगा तभी पॉसिबल है, आधा अधूरा नहीं चलेगा। पे ऑफ द एंटायर अमाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो पूरा डिस्चार्ज होना चाहिए। ये पहला वाला मॉर्गेजली ही मस्ट बी कंप्लीटली डिस्चार्ज होना चाहिए। इज दैट क्लियर? हाँ जी, समझ में आ गया? यस सर। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं। लीगल सब्रोगेशन क्या होता है एंड कन्वेंशनल सब्रोगेशन। इवन अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, आई मीन मॉर्गेज के जो कॉन्सेप्ट में स्ट्रेंजर भी कर सकता है सब्रोगेट। और रही बात ये सेक्शन 91 के अंदर जो जो आ रहे हैं, बट एक चीज और ऐड कर लेना, को मॉर्गेजर। भाई को मॉर्गेजर कैसा है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ही तो आ रही है ना चीजें। भाई जैसे उसने पे कर दिया, जैसे उसने पे कर दिया, तो यू कैन कॉल इट लीगल सब्रोगेशन। को एक चीज और बोल सकते हैं, आप क्या बोल सकते हैं, क्या इसको ऑपरेशन ऑफ लॉ कह सकते हैं? हाँ जी, भाई जैसे इसने पेमेंट कर दी को मॉर्गेजर ने, तो इसके पास सारे अधिकार चले जाएंगे ना। सपोज कीजिए को मॉर्गेजर थे ए बी सी, इसने एक प्रॉपर्टी रखी थी अपनी डी के ई के पास, ठीक है, और 15,000 रुपए में रखी थी, 15,000 में रखी थी, तो ए बी सी, भाई तीनों का 5-5 हजार रुपए जाना था ना।
अब जब मॉर्गेज डेट को छुड़ाने की बात आई, प्रॉपर्टी को रिडीम करने की बात आई, तो ए ने क्या करा, अपने हिस्से के 5,000 तो दिए ही, 15,000 दे दिए, पूरा पैसा इसने पे कर दिया। तो ये ए इसके राइट्स में स्टेप इन करेगा नहीं करेगा? भाई सारे अधिकार जो बी सी के थे वो ए के पास चले जाएंगे, तो इट इज अ ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब एक बात बताइए, मैंने कौन से सेक्शन और पढ़ा दिया आपको? एक सेक्शन और भी कंप्लीट हो गया यहाँ पे। कौन सा सेक्शन है वो? सेक्शन Contribution. 95 भी कंप्लीट हो गया। ये 95 पढ़ लीजिए चाहे। राइट ऑफ रिडीमिंग को मॉर्गेज टू एक्सपेंसिव, जो भी खर्चा इसने दिया है ए ने, वो वापस इनसे ले भी सकता है, ठीक है, और नहीं लेगा तो इसके अधिकार तो बरकरार हो ही गए हैं। तो वेयर वन ऑफ द सेवरल मॉर्गेजर रिडीम्स अ मॉर्गेज प्रॉपर्टी, he shall enforcing his right of subrogation under section 92। तो ये क्या है? सब्रोगेशन ही तो हो रहा है ये। हाँ जी, क्या सब्रोगेशन है या नहीं है? 92 का ही तो प्रोसेस है। Against his co-mortgager be entitled to add to the mortgage money recoverable from them such portion of the expenses properly incurred in the such redemption as it attributable to their share in the property। तो अगर ये इसका ए के सारे राइट्स बरकरार हो जाएंगे जो बी और सी को मिले हुए थे, ठीक है, ए के पास चले जाएंगे, वो सब्रोगेट हो जाएगा। हाँ जी, समझ में आ गया? Yes, sir. और आगे चलते हैं, एक केस लिख लेते हैं बस। एक केस लिखते हैं सब्रोगेशन पे। केस का नाम है, चलो यही लिख लेते हैं, गुरुदेव सिंह वर्सेस चंद्रिका। गुरुदेव सिंह वर्सेस चंद्रिका सिंह। इन द ईयर ऑफ 1909। बहुत लीडिंग केस नहीं है, बट ये कन्वेंशनल सब्रोगेशन पे है, कन्वेंशनल सब्रोगेशन पे है, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि इसको डिफाइन ही किया है, इसमें कहा गया है कि कन्वेंशनल सब्रोगेशन जब भी होगा तो इट मस्ट बी एग्रीमेंट होना चाहिए। कन्वेंशनल वर्ड से ही पता लग रहा है, देयर मस्ट बी एग्रीमेंट ऑफ सब्रोगेशन टू बी इन राइटिंग में होगा वो, इट मस्ट बी इन राइटिंग। और क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये इसमें इसको एम्फेसाइज किया गया है कि राइटिंग और रजिस्टर दोनों होना चाहिए, देन ओनली इट कैन बी। क्योंकि यहाँ पर कौन आ रहा है, एंट्री कौन कर रहा है, सब्रोगेट कौन कर रहा है? स्ट्रेंजर कर रहा है। तो जब स्ट्रेंजर कर रहा है तो लिखवाना पड़ेगा सारा, ठीक है, और रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, देन ओनली इट कुड बी अप्लाई, अदरवाइज नॉट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक बार अब डायरेक्ट से हम 93 पढ़ लेते हैं, 93 एंड 95। देखो 93 क्या कहता है, पढ़िए। प्रोहिबिशन ऑफ टैकिंग। टैकिंग मतलब चीजों को जोड़ देना। तो नो मॉर्गेजी पेइंग ऑफ अ प्रायर मॉर्गेज, अगर मॉर्गेजी पे करता है प्रायर मॉर्गेज, वेदर विद और विदाउट नोटिस ऑफ इंटरमीडिएट मॉर्गेज, तो कम से कम 3 मॉर्गेज हो रहे हैं यहाँ पर। shall thereby acquire any priority in respect of the original security। यानी किसी भी मॉर्गेजी को अगर वो पे कर देता है प्रायर मॉर्गेज विद, चाहे उसको नोटिस के साथ करे या विदाउट नोटिस करे, तो उसको ओरिजिनल सिक्योरिटी में कोई प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। ऐसे पढ़ना है इसको। तो नो मॉर्गेजी पेइंग ऑफ अ प्रायर मॉर्गेज, ठीक है। अगर जो अभी मैंने आपको बताया ए बी सी 3 मॉर्गेजी है, अगर सी ने ए का मॉर्गेजी का पेमेंट कर दिया है तो उसको पहला राइट तो मिलेगा, लेकिन उसको सिर्फ उस अमाउंट के लिए मिलेगा जो ए का अमाउंट था, ठीक है। एंड एक्सेप्ट इन द केस, लेकिन 79 में मिल जाएगा। 79 इसका एक्सेप्शन है। 79 सेक्शन क्या है?
When maximum is expressed. 79 में मैंने आपको बताया था ना, अगर उसमें मैक्सिमम लिमिट बताई गई है, मैक्सिमम लिमिट बताई गई है, तो तब भी क्या होता है, वो मैक्सिमम लिमिट वाले को प्रायोरिटी रहती है। ठीक है, किसको प्रायोरिटी रहती है, मैक्सिमम लिमिट, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले 25,000 लिए उसने, लिमिट करी 50, फिर वो चला जाता किसी और के पास, उससे 25 ले लिए, तो जिससे 25 ले लिए उसको प्रायोरिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। पहले पहले वो 50 तक की लिमिट को एग्जॉस्ट करेगा, तब उसके पास सेकंड चांस जाएगा। अब 79 पे मैंने ऑलरेडी हमने कवर किया है, तो आप देख सकते हैं, वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, उस पर आप चेक कर लीजिएगा। तो इसका एक्सेप्शन सिर्फ यही है। ठीक है, 7 तो 93 समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं एक बार, हमने 95, 94 रह गया, वो भी मैं बताता हूँ। 95 राइट ऑफ रिडीमिंग को मॉर्गेजर टू एक्सपेंसेस। तो अभी मैंने आपको वैसे बता ही दिया है कि अगर को मॉर्गेजर पे कर देता है तो वो रिडीम करने का अधिकार रखेगा। सारे राइट जो होंगे वो उसके पास चले जाएंगे, और जो एक्सपेंसेस आएंगे वो भी वो रिडीम कर लेगा। तो वेयर वन ऑफ द सेवरल मॉर्गेजर रिडीम्स द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, वेयर वन ऑफ सेवरल मॉर्गेजर, कई सारे मॉर्गेजर थे, उनमें से एक ने क्या करा, where one of the several mortgager redeemed the mortgage property, he shall in enforcing his right of subrogation under section 92 against his co-mortgager be entitled to add, क्या करेगा, be entitled to add the mortgage money recoverable from them such portion of the expenses properly incurred in such redemption as is attributable to their share in the property। तो जितना शेयर मैंने आपको बताया 15,000 रुपए पे करके प्रॉपर्टी को रिडीम कराता है, तो को मॉर्गेजर 5,000 रुपए लेने का अधिकार रखता है बी और सी से। ठीक है, एक बार हम 96, 97 को भी, 98 को भी खत्म करते हैं, फिर 94 पे आ जाएंगे। 96 बहुत ही सिंपल है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपसे। मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, इसमें मॉर्गेज ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड होता कौन सा, पहले आप मुझे सेक्शन बता दीजिए अगर आपको याद है तो। हाँ जी, सेक्शन 58 का कौन सा है, ए बी सी डी एफ जी? हाँ जी, तो ये है सेक्शन 58 का एफ। ठीक है, एफ है ये, और जी तो एनमोलस है। तो एफ में है मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, और ई कौन सा, ई तो इंग्लिश है, और स्टार्ट कहां से होता है, बी से, बी सिंपल है, और सी कौन सा है, कंडीशनल सेल है। बचा कौन सा, डी, डी यूजर स्ट्रक्चर ही है। अरे इतना इजी है। तो मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, द प्रोविजन हेयरिन बिफोर कंटेन विच अप्लाई टू द सिंपल मॉर्गेज। तो जो डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स पे जो प्रोविजन अप्लाई होंगे वो सिंपल मॉर्गेज के होंगे, shall as far as may be applied to the mortgage by deposit of title deed। ठीक है, तो सिंपल मॉर्गेज में क्या हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, आंसर इज नो, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती। डिपॉजिट ऑफ टाइटल में होती है, वहां पे भी नहीं होती। बट अगर बात करें, अगर वो इंसान बैंक जो है पैसा रिकवर नहीं कर पा रहा है डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड करने के बाद भी, तो क्या सेल का अधिकार है, द आंसर इज यस। ठीक है, सेल का अधिकार रखता है। ओके, अब रही बात 98 राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द पार्टी टू एनामोलस मॉर्गेज। एनामोलस मॉर्गेज जो सबसे लास्ट में है 58 का जी, इसमें क्या होंगे, जो भी राइट्स एंड लायबिलिटीज होंगे इन द केस ऑफ एनामोलस राइट्स मॉर्गेज में, राइट्स एंड लायबिलिटी वो कैसे निर्धारित होते हैं, बिटवीन दी पार्टीज, पार्टी ने जो डिसाइड किया हो देयर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होंगे। ठीक है, मॉर्गेज डीड में जो लिखा हुआ है वही उनके राइट्स एंड लायबिलिटीज होंगे। अगर उन्होंने कुछ नहीं लिखा है तो दैट वुड बी एज पर दी लोकल यूसेजेस के हिसाब से जो चला आ रहा है। इज दैट क्लियर? और 99 इज अभी है नहीं, वो रिपील्स है। अब हम आ जाते हैं 94 में। 94 वैसे मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, लेकिन एक बहुत सिंपल तरीके से दोबारा समझ लेते हैं। राइट ऑफ मीन्स मॉर्गेज, मॉर्गेजी, राइट ऑफ मीन्स मॉर्गेजी। अच्छा, मीन मॉर्गेजी कौन होता है, मैंने आपको बताया हिंदी में हम इसको मध्यवर्ती बोल देते हैं, बीच का, या इंटरमीडिएट मॉर्गेज। ए ने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी, पहले बी को, फिर सी को, फिर डी को, तो सी जो होगा वो मीन मॉर्गेजी होगा। ठीक है, देखो प्रायोरिटी क्या कहती है, रूल ऑफ प्रायोरिटी, सबसे पहले मॉर्गेजी की पेमेंट होगी, फिर दूसरे की होगी, फिर तीसरे की होगी। तो इसका मतलब क्या है, जो मीन मॉर्गेज है उसके सारे अधिकार बरकरार रहेंगे। ठीक है, तो वेयर अ प्रॉपर्टी इज मॉर्गेज फॉर सक्सेसिव डेट्स और टू सक्सेसिव मॉर्गेजीज, यानी एक से ज्यादा मॉर्गेजी हो गए, ए ने पहले प्रॉपर्टी बी को दी, फिर सी को दी, फिर डी को दी, सक्सेसिव मॉर्गेजीज है, सक्सेसिव डेट्स चल रहे हैं।
a mean mortgagee has the same right against the mortgagees posterior to himself. इसका मतलब क्या होता है? Has the same right against the mortgagee posterior to himself as he has against the mortgager. जैसे mortgager के पास अधिकार, mortgager के विरुद्ध अधिकार है उसके, ऐसे ही जो उसके बाद वाला mortgagee होगा, मैंने क्या वर्ड बोला? बाद वाला, posterior बाद वाला, जो इंटरमीडिएट के बाद वाला जो होगा उसके अगेंस्ट भी उसको प्रायोरिटी दी जाती है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? बताइए जल्दी। Yes, sir. अब मैं इसको एक चार्ट से समझा देता हूँ। मैंने आपको, शायद आपने पहली बार सुना ये वाला वर्ड, रिडीम अप, फोरक्लोज डाउन। हाँ जी, फर्स्ट टाइम सुना है? जी सर। पेपर में पूछा जाना चाहिए, ये छुपे हुए क्वेश्चन है, इनको पूछा जाना चाहिए। चलो बताता हूँ मैं ये होता क्या है। मैंने अभी आपको क्या कहा, ए है, ए ने प्रॉपर्टी किसको दी? पहले बी को दी। सेम प्रॉपर्टी जा रही है, ठीक है? पहले बी को दी, मॉर्गेज करी, उसके बाद यही प्रॉपर्टी इसने क्या करी? सी को दे दी, उसके यही प्रॉपर्टी डी को दे दी। तो इसमें मीन मॉर्गेजी कौन सा है? ये सी है, मीन मॉर्गेज, मीन्स मॉर्गेजी। इज दैट क्लियर? ये बीच का हो गया ना, मध्यवर्ती हो गया। मध्यवर्ती समझ में आ रहा है ना? हिंदी में देख लेना डायरेक्ट में, इंटरमीडिएट मॉर्गेजी। अब एक बात बताओ, सबसे पहला राइट तो प्रायोरिटी इसको मिलेगी ना, बी को, सी को, फिर डी को, ऐसे चलेगा रूल। 48 कहता है सेक्शन। इसका क्या अधिकार है? इसका राइट जो है, बी जो है प्रॉपर्टी इसके साथ फोरक्लोज या सेल करा सकता है, ठीक है? ऐसे ही ए के पास अधिकार है बी के खिलाफ रिडीम करने का, ए का अधिकार है सी के अगेंस्ट भी रिडीम करने का, ए का अधिकार है डी के अगेंस्ट भी रिडीम करने का। अब जो सी है, सी का अधिकार ए के खिलाफ फोरक्लोजर का भी है, सेल का भी है, लेकिन क्या सी बी से पहले सेल कर सकता है? क्या बी के अधिकार से पहले फोरक्लोजर सेल करवा देगा? आंसर इज नो, वो नहीं करा सकता। लेकिन क्या डी से पहले करा सकता है? आंसर इज यस। तो सी जो है क्या क्या करवा सकता है, ध्यान से सुनिएगा। सी क्या करवा सकता है? पहली चीज, रिडीम कर सकता है वो, ओनली अगेंस्ट बी। सी अगेंस्ट डी के खिलाफ क्या कर सकता है? वो फोरक्लोज भी कर सकता है या सेल भी कर सकता है। तो इसको हम बोलते हैं रिडीम अप, फोरक्लोज डाउन। देखिए एक बात और समझिए, सी जो है वो इसका पैसा पे करेगा, यानी रिडीम कर दिया इसने इसको। जब रिडीम कर दिया तो ये इसके स्टेप इन शू में चला जाएगा। बट क्या सी डी को रिडीम कर सकता है? सी डी को रिडीम कर सकता है? आंसर इज नो, वो उसको रिडीम नहीं कर सकता। लेकिन क्या डी जो है, क्या डी जो है सी और बी को रिडीम कर सकता है? आंसर इज यस। डी सी और बी को तो रिडीम कर सकता है, इनका पैसा दे सकता है, बट ऊपर वाला नीचे वालों को नहीं कर सकता रिडीम। ये बात समझ में आई आपको? यस सर। सर जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसे उसकी ऑलरेडी उसको प्रायोरिटी है। अब प्रायोरिटी है, वो रूल तो मैंने आपको बताया 48 है ही, तो यही है रिडीम अप और फोरक्लोज डाउन। फोरक्लोज में क्या होता है? बेचने का अधिकार होता है ना। देखो पहले एक बार बताओ भाई, क्या बी से पहले, सी से पहले क्या डी के पास फोरक्लोजर का राइट होगा? अरे नो। पहले राइट तो फोरक्लोजर का सी का ही आएगा ना। तो इसलिए हम बोलते हैं फोरक्लोजिंग डाउन और रिडीम अप। समझ में आ गया? यस सर। भाई इतनी सी बात है, ये बहुत टाइम लग जाता है समझने में, बट आई डोंट नो कि आप लोगों को इतनी आसानी से समझ में आ गया। बट यही था, रिडीम अप, फोरक्लोज डाउन, क्योंकि प्रायोरिटी का रूल भी देखना पड़ता है और बेसिक बात भी जो कर रहा है। ये हमारे हो गए 99 तक। अब हम आगे चलेंगे चार्ज की तरफ। सेक्शन 101, सॉरी 100 जो है वो 101 से 101, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 101, लेकिन चार्ज हमें समझना अच्छे से। चार्ज होता क्या है? व्हाट इज चार्ज? हाँ जी, व्हाट इज चार्ज? बताइए जल्दी से, क्या होता है चार्ज? हमने चार्ज का कॉन्सेप्ट को किस सेक्शन में समझा था? अगर आप बात करें तो कोई टीपीएम में हमने ऐसा कोई पढ़ा था जहाँ पे चार्ज क्रिएट किया गया था प्रॉपर्टी में? हमने पढ़ा था सेक्शन 39। क्या था सेक्शन 39 में? कि अगर ये एक प्रॉपर्टी, ए की प्रॉपर्टी है और बी उसकी वाइफ है,
बी उसकी वाइफ है, इस प्रॉपर्टी से बी को 10,000 रुपए महीना जाता है। भाई क्या जा रहा है, इसका मेंटेनेंस जा रहा है ना। तो इस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएटेड है या नहीं है, ये बताइए पहले, बताइए जल्दी से, कम ऑन। अरे इस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएटेड है ना 10,000 रुपए महीने का। यस। इस प्रॉपर्टी से जो इनकम आती है वो बी को जाती है, बी जो उसकी वाइफ है। अब ए क्या करता है, ए ने ये प्रॉपर्टी मान के चलो ये सी को बेच दी, सी को सोल्ड कर दी। सी को जब बेच दी, दो चीजें हो सकते हैं, सी को इस चार्ज के बारे में नोटिस है या नोटिस नहीं है, विदाउट नोटिस। अगर हम नोटिस है तो क्या सी बी को 10,000 रुपए महीना देगा या नहीं देगा, ये बता दीजिए बस। कर देगा। बिल्कुल देना पड़ेगा, क्योंकि इसे पता था इस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रेडिट है, तब भी उसने खरीदी तो उसको देना पड़ेगा। बट इफ इट इज विदाउट नोटिस देन व्हाट, बताइए। कोई पैसा नहीं जाएगा, नो मनी, नो मेंटेनेंस टू, नो मेंटेनेंस टू बी को कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो बोनाफाइड परचेजर है। क्योंकि बी क्या है, बोनाफाइड परचेजर है, विदाउट नोटिस प्लस कंसिडरेशन। भाई बी सी ने जो कंसिडरेशन में खरीदी वो प्रॉपर्टी प्लस विदाउट नोटिस, और ये बोनाफाइड परचेजर था, इसलिए सी को बी को यानी ए की बीवी को कुछ नहीं देना। बट हमने इसमें दो चीज जान ली, एक तो चार्ज क्रिएटेड था प्रॉपर्टी पे, दूसरी चीज जानी हमने कि बी के पास क्या है, कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि सी के पास नोटिस ही नहीं था और उसने कंसिडरेशन दिया और बोनाफाइड परचेजर था, विदाउट नोटिस था। यही चार्ज में आप इसको आगे चल के इसके एक्सेप्शन में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप सुनिए चार्ज होता क्या है। चार्ज क्या है, किसी इमोल प्रॉपर्टी पे पहली बात तो एक ऑनर होना चाहिए, उसके पास ऑनरशिप का अधिकार होना चाहिए, किसका, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का। भाई ये इमोल प्रॉपर्टी थी ना, ध्यान से अगर आप इसको देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को, ए जो है ए ऑनर था तभी तो बेच सकता है प्रॉपर्टी, और ये घर था, इमोल प्रॉपर्टी थी। इमोल प्रॉपर्टी को इसने क्या करा, ये सिक्योरिटी पे रखता है, मेड सिक्योरिटी। पहले एक बात और लिख लेते हैं, बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज, बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज। ए ने क्या करा, सी को प्रॉपर्टी यहाँ पे बेच रहा है बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज, और इट कैन बी बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। अभी मैं बता दूंगा इनका टर्मिनोलॉजी, ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या है। मेड सिक्योरिटी, इसने क्या करा, मेड सिक्योरिटी, मेड सिक्योरिटी किस लिए, फॉर द पेमेंट ऑफ मनी ऑन अनदर, फॉर पेमेंट ऑफ मनी टू अनदर, किसी को पेमेंट देनी है, अनदर है मीन्स किसको पेमेंट देनी है, अरे इस प्रॉपर्टी से बी की जो वाइफ है उसको पेमेंट जाती है ना, तो ये क्या है, मेड सिक्योरिटी रखा हुआ है कि भैया इस घर पे चार्ज क्रिएटेड है, इससे पैसा जाता है बी को। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है या नहीं होता है बी को, आंसर इज नो, नहीं होता, क्योंकि आगे क्या लिखा है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अब आने वाली है, नॉट अमाउंट टू मॉर्गेज, नॉट अमाउंट टू मॉर्गेज नहीं होना चाहिए, नॉट अमाउंट टू मॉर्गेज नहीं होना चाहिए। अरे मॉर्गेज में क्या करते हैं हम, जल्दी से बताइए, मॉर्गेज में क्या ट्रांसफर करते हैं, इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हैं ना, वी आर ट्रांसफरिंग द इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। कैसा इंटरेस्ट होता है, लिमिटेड। भाई जब मैं तेरे को पैसा दे दूंगा मेरी प्रॉपर्टी वापस दे देना, रिडीम करने का अधिकार है, तो हमने क्या दिया, लिमिटेड इंटरेस्ट दिया है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो भी सकती है। अगर यूजर स्ट्रक्चर मॉर्गेज है तो भैया प्रॉपर्टी भी तो ट्रांसफर होती है, तो पोजीशन भी ट्रांसफर होता है, बट यहाँ नहीं होता। इसलिए अगर इस बैरेट के लास्ट वाली लाइन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है सिंपल मॉर्गेज के रूल अप्लाई होंगे। सिंपल मॉर्गेज में क्या पोजीशन ट्रांसफर होता है क्या, नो। तो इसलिए हमने क्या किया है, चार्ज में क्या पोजीशन ट्रांसफर होता है, नहीं होता है। चार्ज में क्या पोजीशन ट्रांसफर होता है, नहीं होता। अरे पोजीशन ट्रांसफर कर देंगे, पोजीशन अगर हमने ट्रांसफर ही कर दिया तो वो तो मॉर्गेज हो जाएगा, या इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया तो वो, अगर मैंने इंटरेस्ट ही ट्रांसफर कर दिया है प्रॉपर्टी में तो वो तो फिर सीधा सीधा या तो मॉर्गेज हो जाएगा या फिर सेल हो जाएगा।
तो हमने क्या किया है, इस घर से इनकम आती है वो मैं आपको दिया करूंगा, बी की वाइफ को। ठीक है, तो ये होता है चार्ज। यानी सी अगर पेमेंट करने के लिए रेडी है कि मैं इसको पेमेंट दिया करूंगा बी की वाइफ को, तो दैट इज कॉल्ड चार्ज। ये बात समझ में आ गई? हाँ जी। ए, एक और एग्जांपल ले लेते। ए जाता है, ए के पास एक घर है, वो ए उधार लेने जाता है किससे, बी और सी से उधार मांगता है, कहता है भाई साहब मुझे उधार चाहिए, पैसा चाहिए। अब वो क्या कहता है, भाई एक बात बता, बी और सी कहते हैं तू हमारा उधार चुकाएगा कैसे? तो वो कहता है एक काम, मेरे पास एक घर है, उस घर से मुझे रेंट आता है, ये जो रेंट आता है इस रेंट से मैं आपकी अदायगी कर दूंगा। उन्होंने, ए ने घर ना ही दिया है ना ही गिरवी रखा है, बट इतनी बात रखी है, इतनी सिक्योरिटी दी है कि ये जो घर है इससे जो किराया आएगा, किराया किसके पास आएगा, किराया किसके पास आएगा पहले ये बताइए? ए के पास आएगा। ए के पास किराया आएगा और वो देगा किसको, बी और सी को देगा। अगर ये किराया डायरेक्ट बी और सी को जाता तो कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता, मॉर्गेज हो जाता। ठीक है, तो किराया आता है ए के पास, ए किराया आने के बाद पे करता है बी और सी को। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं चार्ज। आई होप क्लियर हो गया होगा। हाँ जी। सर 39 में जैसे मेंटेनेंस वर्ड यूज किया है और वहां पर चार्ज नहीं होता, लेकिन अगर मेंटेनेंस विद एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ दिया जा रहा है तो वहां पर इट बिकम्स वो चार्ज। एक अलग से देखो, हाँ अलग से कॉन्सेप्ट बना रखा है सेक्शन 39 में, जो ट्रांसफर टू द थर्ड पर्सन। वहां पे पता है क्या, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की बात की गई थर्ड पर्सन को, इसीलिए वो अलग से बनाया हुआ। अदरवाइज क्योंकि यहाँ पे हमने सेक्शन जो उसमें जो सी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया है, वो सेक्शन थर्ड पर्सन के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे अगर आप बात करें, कई बार हम एक ए इंसान है, एक फादर है, आप ऐसे समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे यानी आपका कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन था वो क्लियर है? वो एक यस अलग सर। से बना रखा है, मेंटेनेंस इज नॉट अ चार्ज, बट कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जब मेंटेनेंस जाता है वो चार्ज का रूप लेता है। जैसे से फॉर एग्जांपल, एक फादर है, फादर के पास जो प्रॉपर्टी जाती है उसके बेटे को जाएगी, बी को जाएगी, इसका सन है। अब आपको पता है जो आज के टाइम में 2005 के बाद को राइट है ना किसका, डॉटर का। डॉटर का अगर कोपार्सनरी राइट है, तो अगर फादर की प्रॉपर्टी में कुछ हिस्सेदारी है या कुछ उससे मेंटेनेंस जाता है, हिस्सेदारी नहीं मेंटेनेंस जो जाता है किसको, डॉटर को, तो डॉटर का जो अधिकार है मेंटेनेंस का, तो उस प्रॉपर्टी पे चार्ज है या नहीं है? तो इसको भी हम बोलेंगे चार्ज क्रिएटेड है उस प्रॉपर्टी पे। ठीक है, क्योंकि अगर उस प्रॉपर्टी से कुछ इनकम, जैसे हमने केस मेरे को याद आ रहा है, एक बार एक ओल्ड लेडी जो है वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करती है और अपनी भतीजी से कहते हैं कि इससे तुम्हारे अंकल को पेमेंट जाएगी या इन द फॉर्म ऑफ एन्यूटी। आई होप यू कैन रिकॉल दिस केस। यस सर, Yes, प्रिविटी ऑफ yes, sir. कॉन्ट्रैक्ट हाँ और जी। कंसिडरेशन। सर प्रिविटी ऑफ Privity of कॉन्ट्रैक्ट या कंसिडरेशन। वो कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ा था ना कि आपको मैं प्रॉपर्टी तभी दूंगी जब उससे एन्यूटी जाएगी, तो एन्यूटी जो जा रही है ना, दैट इज कॉल्ड चार्ज क्रिएटेड उस प्रॉपर्टी पे। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा चार्ज। अब एक बार बैरेट से पढ़ लेते हैं। सारे एग्जाम्पल तो वैसे मैंने बताई थी, यही लिखना होता है चार्ज में, बट मॉर्गेज नहीं होना चाहिए, वो ये ध्यान रखना है, मॉर्गेज नहीं होना चाहिए। ओके, एक सेकेंड। व्हाट इज चार्ज? वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी of one person is by the act of the parties or by operation of law. By the act of the party, living person, intervivors जो लोग हैं जीते जी कुछ चीजें चार्ज क्रिएट करते हैं, लिविंग पर्सन राइट, by the act of the party, intervivors, और by operation of law, कानून में कुछ चीजें खुद भी चल के आती है, by operation of law. operation of law कैसे, आप बताइए, what is operation of law here? ऑपरेशन ऑफ लॉ का एग्जांपल ये देना कोपार्सनरी राइट वाला। ठीक है, अगर कोपार्सनरी राइट, अगर किसी डॉटर को फादर की प्रॉपर्टी में से कुछ पैसा जाता है और सपोज करो वो फादर एक्सपायर हो जाते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी बेटे के पास आ रही है, तो लेकिन बेटे के पास प्रॉपर्टी आ रही है, लेकिन उस प्रॉपर्टी से कुछ ना कुछ एन्यूटी जो जाती है वो डॉटर को जाती है, तो दैट कैन बी कॉल्ड एज ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, जैसे अगर मेंटेनेंस या फिर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ
हिंदू मैरिज एक्ट, जहां पे भी मेंटेनेंस की बात की गई है वहां पर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी हो सकता है. So wherein more property of one person is by the act of the parties or by operation of law made security for the payment of money to another, and the transaction does not amount to mortgage नहीं होनी चाहिए. The later person is said to have a charge on the property. तो जो बाद वाला इंसान है उसको माना जाएगा कि उसके ऊपर प्रॉपर्टी पे चार्ज उसका क्रिएट है, यानी उसके ऊपर प्रॉपर्टी का राइट है. And all the provision herein after called which apply to simple mortgage पे जो अप्लाई होते हैं shall so far as may be apply to the चार्ज पे भी अप्लाई होंगे. ठीक है. सिंपल मॉर्गेज में क्या होता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती ना, और पर्सनली लायबल होता है इंसान, पर्सनली लायबल टू पे. तो ऐसे यहाँ पे वो इंसान पर्सनली लायबल होगा, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो रही है जिसका चार्ज क्रिएटेड है. नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाइज टू द चार्ज ऑफ द ट्रस्ट. अभी इसका एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शन है, इसके दो एक्सेप्शन है. एक एक्सेप्शन तो आपको समझ में आ ही गया होगा, वो कौन सा था, जहां पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है विद कंसिडरेशन विदाउट नोटिस. ठीक है. तो जो सब्सिक्वेंट परचेजर है, जो बायर है, क्या वो पे करेगा? वो नहीं पे करेगा. अभी मैं बता भी दूंगा दोबारा से. नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाइज टू द चार्ज ऑफ द ट्रस्टी ऑन द ट्रस्ट प्रॉपर्टी फॉर द एक्सपेंसेस प्रॉपर्ली इनकर्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रस्ट. अब कोई ट्रस्ट प्रॉपर्टी, ट्रस्ट पे कोई प्रॉपर्टी दी है, उस प्रॉपर्टी को चलाने के लिए जो खर्चे आते हैं ये नहीं माना जाएगा कि उस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएटेड है. क्यों? क्योंकि पहली बात तो आप ये समझ लेंगे, उस ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी होती है उससे संबंधित हमारे पास ऑलरेडी एक अलग कानून है, तो वो कानून उसको गवर्न करता है, ये टीपीए गवर्न नहीं करेगा. तो वो जो चार्जेस, जो एक्सपेंसेस होंगे, दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ चार्ज. And save as otherwise expressly provided by the law for the timing in force, no charge shall be enforced against any property in the hands of. अब ये भी कहता है उस प्रॉपर्टी को भी चार्ज नहीं मानेंगे, उस प्रॉपर्टी पे भी चार्ज नहीं मानेंगे किस प्रॉपर्टी में, द पर्सन टू whom such property has been transferred for consideration without notice of the charge. अब आप यहाँ देख लीजिए, हमने क्या पढ़ा था अभी, हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी थी किसको, हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी थी, ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी थी सी को, और सी को जो ट्रांसफर करी थी वो विदाउट नोटिस थी. तो सी क्या इसको पे करेगा? आंसर इज बिल्कुल नहीं, नो, इज नॉट गोइंग टू पे एनीथिंग. तो ये मान के चल लेगा सी कि इस प्रॉपर्टी में किसी भी तरीके का चार्ज नहीं है. द प्रॉपर्टी इज फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंसेस. ठीक है. देखो कानून जो है ना बोनाफाइड परचेजर को हमेशा प्रोटेक्ट करता है, गलत आदमी का साथ कभी नहीं देता कानून. तो यहाँ पर वो इंसान सी है, बोनाफाइड परचेजर है, कंसिडरेशन दी है उसने, विदाउट नोटिस था, तो भैया तेरे को क्यों पे करेगा? तो इज नॉट गोइंग टू पे एनीथिंग टू बी. ठीक है. तो ये हमारा है चार्ज. आई होप क्लियर हो गया होगा चार्ज. हाँ जी, चार्ज इज क्लियर. यस सर. यस सर. अब सेक्शन 101 किसी काम का है नहीं, लेकिन सरदर्द बहुत करता है. कौन बताएगा मुझे? नो मर्जर. नो मर्जर इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट इनकम्बरेंसेस. वैसे आता नहीं है पेपर में. नो मर्जर इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट इनकम्बरेंसेस. हाँ जी बताइए यामिनी, क्या है ये? सर ये समझ में नहीं आया. ये समझ में पता नहीं आएगा, नहीं आएगा. आता ही नहीं है तो कोई समझता नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की. नो मर्जर इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट इनकम्बरेंसेस. इनकम्बरेंसेस क्या होते हैं? बर्डन होते हैं, राइट. बर्डन, कोई प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स हो, कोई लायबिलिटीज हो, तो इस चीज को मर्जर नहीं किया जाएगा विद द फर्स्ट वन. नो मर्जर विथ फर्स्ट वन. भाई इतनी सी बात है, मर्ज नहीं किया जाएगा. लेकिन इतनी सी बात से काम थोड़ी ना चलता. अब सुनिए इसको, ये क्या लिखा है? नो मर्जर इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट इनकम्बरेंसेस. एक रूल होता है मर्जर का. मर्जर एक रूल है, वो मैं बता दूं वो क्या है. ये मर्जर का एक्सेप्शन है.
ये मर्जर का एक्सेप्शन है 101। क्यों? क्योंकि क्या लिखा है, नो मर्जर। जो मर्जर अलाउड है उसका एक्सेप्शन ही तो हो गया ये 101। पहले समझ लेते हैं मर्जर क्या होता है। अरे ए ने अगर कोई प्रॉपर्टी बी को मॉर्गेज करी है तो ये हो गया मॉर्गेज ही। ए ने कोई प्रॉपर्टी बी को मॉर्गेज करी है तो ये हो गया मॉर्गेज ही। अगर एक बात बताइए, ये मॉर्गेजी का राइट कैसा होता है? लिमिटेड। अगर ये मॉर्गेजी ए की प्रॉपर्टी को ही परचेज कर ले तो कर सकता है, नहीं कर सकता? अरे मॉर्गेजी जो है ए की प्रॉपर्टी को खरीद सकता है? अरे साइलेंट इतना कैसे हो गया, खरीद नहीं सकता? यस सर खरीद सकता क्या है। प्रॉब्लम है इसमें, कौन सी रोकथाम है? ये अफगानिस्तान का थोड़ी ना है, काबुल में प्रॉपर्टी लेने की बात थोड़ी ना कर रहे हैं हम। ठीक है, तो बिल्कुल कर सकता है। तो एक बात बताओ, इसका राइट अभी क्या था? लिमिटेड था। लेकिन ये खरीद लेगा तो ये क्या बन जाएगा? एब्सोल्यूट राइट हो जाएगा इसका। तो एक बात बताओ, ये राइट बड़ा था या ये राइट बड़ा है? लिमिटेड राइट बड़ा है या एब्सोल्यूट? अरे ये तो स्मॉल राइट है ना, छोटा राइट था, ये बड़ा हो गया, ये लार्जर राइट हो गया। जब स्मॉल राइट लार्जर में बढ़ जुड़ जाता है तो हम लार्जर की तरफ ध्यान देंगे और छोटे वाले की तरफ देंगे, तो इसको बोलते हैं मर्जर। तो जब बड़ा वाला राइट छोटे वाले में मिल जाता है तो बड़े वाले के हिसाब से चीजें चलेंगे, क्योंकि अब तो ये मालिक ही बन गया, तो इसको सेल हो गई, एब्सोल्यूट ओनर बन गया ये तो ये तो कहता है मर्जर का रूल कि अगर बड़ा वाला राइट छोटा वाला राइट बड़े में मिल जाएगा तो भी बड़े के हिसाब से चीजें चलेंगी, उसके राइट जो होंगे बड़े वाले हो जाएंगे। बट एक्सेप्शन लिखा है तो भैया ये कहता है अगर पार्टीज की इंटेंशन ऐसी है, अगर पार्टीज की इंटेंशन ऐसी है कि हमें मर्ज नहीं करना है, हमें मर्ज नहीं करना है, नो मर्जर, हमें मर्ज नहीं करना है अपने राइट्स को, पहले वाले को दूसरे के साथ मर्ज नहीं करना है, तो इसलिए सेक्शन 101 को कहा गया है कि नो मर्जर, तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एक्सेप्शन। अब आप कहोगे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आएगा भी नहीं, अब समझिए ध्यान से। इसमें बात किसकी गई है? 4 लोगों की बात की गई है। ये 4 लोग कौन कौन है? सबसे पहले होगा मॉर्टगेजी। एक सेकेंड, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सबसे पहले कौन होगा? एक हो गया मॉर्टगेजी, और एक हो गया जिसको हमने चार्ज क्रिएट, जिसका चार्ज था प्रॉपर्टी में, चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी। मॉर्टगेजी ने अपना राइट ट्रांसफर कर दिया सब्सिक्वेंट मॉर्टगेजी के पास। ऐसे ही जिसका चार्ज क्रिएट था उसने भी ट्रांसफर कर दिया, तो ये तो पहला वाला हो गया, ये दूसरे वाला हो गया। ऐसे ये पहला वाला मॉर्टगेजी था, इसने अपना राइट जो ट्रांसफर कर दिया दूसरे सेकंड वाले को कर दिया। और जो सेकंड वाला है इसने क्या करा, इसने वो चीज को, मॉर्टगेजी ने परचेज ही कर ली वो प्रॉपर्टी, और इसने क्या करा, जिसके पास चार्ज था इसने एक्वायर कर लिया राइट उस पे। तो अब जब इसका बड़ा वाला राइट अगर आ गया है तो बड़े वाले राइट को मर्ज किया जाना चाहिए था ना, ये मर्ज होना चाहिए था एज पर द रूल ऑफ द मर्जर, क्योंकि पहले तो ये मॉर्टगेज ही था बस, अब तो ये परचेजर बन गया है, या जिसके पास चार्ज क्रेडिट था उसने वही प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली है, तो दैट मस्ट बी रूल ऑफ मर्जर अप्लाई होना चाहिए था। बट इन लोगों ने अपनी इंटेंशन क्लियर कर रखी थी कि कोई ऐसे जो सब्सिक्वेंट जो मॉर्टगेजी होगा या चार्ज जिस पे क्रिएटेड होगा, सब्सिक्वेंट जो होगा, ये मर्ज नहीं करेंगे, ये मर्ज नहीं होगा। तो ये सेक्शन कहता है 101 एक्सेप्शन है, 101 इज एक्सेप्शन ऑफ द मर्जर। तो इन्होंने इंटेंशन क्लियर कर रखे कि कोई मर्ज नहीं होगा बाय सब्सिक्वेंट एम्बरेंसेस। अब ये मर्ज नहीं होगा, बट अब ये क्या करना पड़ेगा इनको, अगर ये फोरक्लोज तभी कर सकते हैं या सेल तभी कर सकते हैं जब ये रिडीम करेंगे इसको, तो पहले इनको रिडीम करना पड़ेगा, देन ओनली दे कैन फोरक्लोज और सेल। भाई इतना सेक्शन है, अब एक बार पढ़ लेते हैं। आता नहीं है पेपर में, बट फिर भी जब हमने सारी चीज पढ़ी है तो इसको भी पढ़ डालते हैं। अब एक बार पढ़ते हैं। नो मर्जर इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट encumbrances. Any mortgagee of
एनी मॉर्गेजी ऑफ, यानी पहली बात करें मॉर्गेजी का, और पर्सन हैविंग चार्ज अपॉन, या जिसका अधिकार था, चार्ज अपॉन था, प्रॉपर्टी से इनकम होती थी, उसको मिलती थी, ठीक है, इमोल प्रॉपर्टी, एनी मॉर्गेजी ऑफ और पर्सन हैविंग अ चार्ज अपॉन इमोल प्रॉपर्टी, और एनी ट्रांसफरी। अब ये देखो एनी ट्रांसफरी किसके लिए वर्ड यूज हो रहा है ये, और एनी ट्रांसफरी फ्रॉम सच मॉर्गेजी और चार्ज होल्डर, यानी जो पुराने वाला जो फर्स्ट मॉर्गेजी था या फर्स्ट चार्ज होल्डर था, उसने अपना ट्रांसफर कर दिया, राइट। एनी ट्रांसफरी फ्रॉम सच मॉर्गेजी और चार्ज होल्डर में क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है, और अदरवाइज एक्वायर द राइट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द मॉर्गेजर और ऑनर, ठीक है, उसने परचेज कर ली हो, परचेज वहां पे मॉर्गेजी के सेंस में यूज हो रहा है वर्ड, एक्वायर इन द सेंस ऑफ चार्ज के में यूज हो रहा है, एज द केस मे बी, विदाउट, अब वो क्या कह रहे हैं, विदाउट देयर बाय कॉजिंग द मॉर्गेज और चार्ज टू बी मर्ज, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उनकी इंटेंशन है कि भाई हम विदाउट देयर बाय कॉजिंग द मॉर्गेज और चार्ज टू बी मर्ज नहीं करेंगे, एज बिटवीन हिमसेल्फ एंड सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी ऑफ और एनी पर्सन हैविंग अ सब्सिक्वेंट चार्ज, उनके साथ वो मर्ज नहीं कर रहे हैं, द सेम प्रॉपर्टी, एंड नो सच सब्सिक्वेंट मॉर्गेज और चार्ज शैल बी एंटाइटल्ड, उनका अधिकार नहीं होगा जो सब्सिक्वेंट मॉर्गेज और चार्ज होल्डर होंगे, टू डू फॉर क्लोज, और फॉर क्लोज नहीं कर सकते वो, subsequent mortgage or subsequent charge holder shall not be entitled to foreclose or sell such property without redeeming the prior mortgage or charge or otherwise then subject to, that means अगर उन्हें प्रॉपर्टी को फोरक्लोज या बेचना है सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी को, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, रिडीम करके ही करना पड़ेगा, यानी पहले वाले मॉर्गेजी की पूरी पेमेंट पे करनी पड़ेगी, देन ओनली इट कैन बी पॉसिबल, अदरवाइज नॉट, ठीक है। देखो पहली चीज, इस सेक्शन का कोई क्वेश्चन वैसे मैंने आज तक तो देखा नहीं है, ना प्रीलिम्स ना मेंस में, एक बार रीडिंग कर लेना, समझ आ गया, इतना तो आ ही गया होगा कि क्या चीज बात की गई है इसमें, इतने से ही काम चल जाता है इसका। अब इसको सोचने जाएंगे तो 10 चीजें और ढूंढनी पड़ेंगी, तो दैट वुड बी इनफ फॉर इट। आता नहीं है क्वेश्चन, एक बार चेक करना क्वेश्चन प्रीवियस, ये तो हमने सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, तब इसलिए पढ़ भी लिया, नहीं तो कोई पढ़ता भी नहीं है, ठीक है। Now let's start with the notice, बहुत सिंपल सा है, 102 सर्विस और टेंडर ऑन द नोटिस और टू एजेंट। अच्छा एक बात बताओ, नोटिस टू एजेंट कैन बी कंसीडर्ड टू नोटिस टू प्रिंसिपल? Yes, sir. नोटिस टू एजेंट कैन बी कंसीडर्ड एज अ नोटिस टू एजेंट। अब एक बात बताओ, अगर कोई प्रॉपर्टी जैसे दिल्ली में है, तो मैं नोटिस कहाँ भेजूंगा रिडीम करने का? मुझे अगर कुछ भी चीज करनी होती है, रिडीम करना है तो, या मेरे को पेमेंट देनी है किसकी, मुझे पेमेंट देनी है मॉर्गेजी की, तो मैं नोटिस भेजूंगा, अगर दिल्ली में प्रॉपर्टी है तो दिल्ली में भेजूंगा ना नोटिस, लेकिन अगर मॉर्गेजी कहीं और रहता है तो मैं वहां पे भी नोटिस भेज सकता हूँ, बट जनरली मैं क्या करूंगा, जब मॉर्गेज प्रॉपर्टी है वहां पे नोटिस भेजूंगा, तो अगर वो मॉर्गेजी एक्सेप्ट करता है, मॉर्गेजी एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, नहीं तो उसका एजेंट भी एक्सेप्ट कर सकता है। ऐसी सिचुएशन हो सकती है कई बार मॉर्गेजी भी ना मिले, ना ही एजेंट मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, जहां पे मैं उसको रिडीम करा सकता हूँ प्रॉपर्टी को, उस कोर्ट में जाऊंगा, तो कोर्ट मुझे डायरेक्शन देगा भाई क्या करो, ठीक है। तो कोर्ट नोटिस इशू करने के लिए कौन सा ऑर्डर इशू पास करता है, ऑर्डर नंबर 5 में समनिंग के फॉर्म में नोटिस इशू करवा सकता है, ठीक है, वो तो कोर्ट पे सीपीसी अप्लाई होगा। और रही बात ऐसी जहां पे अगर डिपॉजिट इन द कोर्ट है, अगर कोर्ट में मैं पैसा जमा कराने जा रहा हूँ, तो मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई नोटिस तो देना ही पड़ता है ना, नोटिस को टेंडर करना पड़ेगा मॉर्गेजी को, तो उस सिचुएशन में कैसे मैं नोटिस इशू करूंगा, तो ये उस बारे में सेक्शन है 102। एक बार पढ़ लेंगे, सिंपल रीडिंग से ही समझ में आ जाएगा। सर्विस और टेंडर ऑन और टू एजेंट, वेयर द पर्सन ऑन और whom any notice or tender is to be served, किया जाना है, made under this chapter does not reside in the district। अब मॉर्गेजी कहाँ रहता है, मॉर्गेजी रहता है यूपी में, प्रॉपर्टी कहाँ पर सिचुएटेड है, दिल्ली में, तो मैं तो दिल्ली में नोटिस भेज दूंगा ना। अगर वो वहां नहीं रहता है, does not reside in the district in which the mortgage property or some part of there is situated, प्रॉपर्टी सिचुएटेड है दिल्ली में और वो रहता है यूपी में मॉर्गेजी, तो मैं सर्विस कैसे करा सकता हूँ, सर्विस और टेंडर ऑन और टू एन एजेंट, मैं उसके एजेंट को दे सकता हूँ, क्योंकि नोटिस टू एजेंट कैन बी कंसिडर नोटिस टू प्रिंसिपल होल्डिंग अ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, लेकिन एजेंट के पास पावर ऑफ अटॉर्नी होनी चाहिए, फ्रॉम सच पर्सन अदरवाइज ड्यूली ऑथराइज टू एक्सेप्ट, यानी ऑथराइज एजेंट होना चाहिए,
such service or tender shall be deemed sufficient. तो notice to agent will be considered as a notice to principal. ठीक है, अब मुझे थोड़ी ना पता लखनऊ में वो कहाँ रहता है मॉर्गेज जी, उसने जगह चेंज कर ली हो, बट मुझे तो पता है ना कि उसको एजेंट कहाँ मिल सकता, तो मैं वहां पे नोटिस सर्व कर दूंगा जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। और प्रॉपर्टी जहाँ सिचुएटेड है वहां पे भी मैं किसको दे रहा हूँ नोटिस, एजेंट को दे रहा हूँ, बट एजेंट मस्ट बी ऑथराइज्ड. But where no person or agent on whom such notice should be served can be found, अगर नो एजेंट ही नहीं मिल रहा है या वो इंसान भी नहीं मिल रहा जिसको मेरे को भेजना है नोटिस, तो क्या होगा, to the person required to serve the notice the letter may apply to the court. तो मैं कहाँ चला जाऊंगा, जब कोई मिल ही नहीं रहा तो मैं तो कोर्ट में चला जाऊंगा ना, जहाँ पे a suit might be brought for the redemption, जहाँ पे रिडम्पशन का सूट फाइल किया जा सकता है मॉर्गेज प्रॉपर्टी को रिडीम कराने का, वहां मैं चला जाऊंगा. एंड सच कोर्ट शेल डायरेक्ट इन व्हाट मैनर, तो कोर्ट मुझे बताएगा भैया नोटिस कैसे सर्व करना. जनरली कोर्ट क्या करेगा, क्या कर सकता है वैसे कोर्ट, हाँ जी वैसे तो कोर्ट बताएगा, और जो कोर्ट बताएगा मैंने अगर वो कर लिया तो मान लिया जाएगा नोटिस सर्व्ड हो गया है. ठीक है, कोर्ट क्या कर सकता है, सब्स्टिट्यूट सर्विस निकलवा सकता है ना, अरे न्यूज़पेपर में निकलवा देगा कोर्ट. यस सर. कौन सा रूल नंबर है, ऑर्डर नंबर क्या है, ऑर्डर नंबर 520. 520 520. यस. ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ द नोटिस रिक्वायर्ड बाय द सेक्शन 83 में अगर कोई सेक्शन की जरूरत है नोटिस की, इन द केस ऑफ डिपॉजिट, जब कोर्ट में पैसा डिपॉजिट करते हैं, द एप्लीकेशन शैल बी मेड टू द कोर्ट इन विच द डिपॉजिट हैज बीन मेड, तो उस कोर्ट में एप्लीकेशन लगेगी, तो कोर्ट वो जो बताएगा उस हिसाब से चलेंगे. 83 याद है, भूल गए, 83 में क्या क्या पढ़ा था, नोटिस जाता है ना वहां पे भी. अरे अगर मैंने Yes, पैसा जमा sir. करा दिया है, मैंने मॉर्गेज मनी में कोर्ट में जमा करा दिया, तो कोर्ट फिर नोटिस किसको भिजवाएगा, मॉर्गेजी को भिजवाएगा. ठीक है, क्योंकि उसको भी तो पता लगना चाहिए कि तेरा पैसा जमा हो गया, आगे ले ले, और कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ता फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट. कल ही या परसों ही पढ़ा था हमने ये. अब ये क्या कहता है, वे नो पर्सन और एजेंट टू होम द सच टेंडर शुड बी मेड can be found or is known to the person desiring to make the tender, where no person or agent to whom the such tender should be made can be found. अगर वो नहीं मिलता है, कौन से सिचुएशन में, जब टेंडर वाली बात है, कोर्ट में डिपॉजिट करने गए हैं हम, कैन बी फाउंड नहीं मिल पा रहा है, और इज अ नोन कि किसको देना है नोटिस, डिजायरिंग टू मेक द टेंडर द लेटर पर्सन में डिपॉजिट, तब वो क्या कर सकता है, कोर्ट में डिपॉजिट करेगा इन एनी कोर्ट इन विच अ सूट माइट बी बॉट फॉर द रिडम्पशन फॉर द मॉर्गेज मनी. तो जहां पर वो सूट फाइल कर सकता था, सूट फॉर द रिडम्पशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, तो वहां उस कोर्ट में चला जाएगा, वहां पे वैसे पैसा भी जमा कर देता. अमाउंट शॉट टू बी टेंडर्ड एंड सच डिपॉजिट शैल हैव द इफेक्ट ऑफ द टेंडर ऑफ सच अमाउंट. तो जहां पे वो कोर्ट में पैसा जमा करा देगा तो मान लिया जाएगा कि हाँ पैसा सबमिट भी हो गया है. ठीक है, नाउ देन वी हैव 103 कहता है, इसमें सिर्फ एक वर्ड पे खत्म हो जाती है कहानी, क्यूरेटर. देखो ये है क्या, नोटिस एसेक्टर टू और बाय पर्सन इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन होता है, माइनर है, अनसाउंड माइंड है, वही है जो सेक्शन हमने सेक्शन 11 में पढ़ा था, 12 में पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट के. इनकॉम्पिटेंट या डिस्क्वालिफाइड, इनकॉम्पिटेंसी की बात की गई है. ठीक है, तो सिचुएशन में क्या होगा, अगर हमें नोटिस देना है तो कोर्ट क्या कर सकता है उस सिचुएशन में, क्योंकि माइनर तो नोटिस देगा नहीं, या माइनर नोटिस तो रिसीव करेगा नहीं, तो उसके बिहाफ पे कौन रिसीव करेगा, लीगल क्यूरेटर होना चाहिए. कई बार ऐसा हो सकता है लीगल क्यूरेटर नहीं है तो कोर्ट अपॉइंट करेगा. कोर्ट अपॉइंट क्या करेगा, गार्जियन एड लीटम अपॉइंट कर देगा. सो वेयर अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर नोटिस टू बी सर्व्ड ऑन और बाय अ टेंडर, या डिपॉजिट करना मेड और एक्सेप्टेड और टेकन बाय द कोर्ट, टेकन आउट ऑफ द कोर्ट by any person incompetent to contact, such notice may be served or on behalf of the tender or deposit made, accepted or taken by the legal curator. तो जो incompetent person है उसके behalf पे legal curator accept भी कर सकता है, notice भी दे सकता है, deposit भी ले सकता है of the property of such person. But where there is no curator, अगर curator नहीं है, and it is a requisite desirable in the interest of such person, then notice should be served, कि notice दिया जाए और tender किया जाए और deposit किया जाए पैसा, made under the provision this chapter. application करनी पड़ेगी, फिर मुझे ही फाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे तो नोटिस सर्व करना है ना, अपनी लायबिलिटी से बचने के लिए मुझे नोटिस सर्व करना है. मुझे पेमेंट करनी है मॉर्गेज मनी की, तो मेरे को रिडीम करने के लिए नोटिस सर्व करना पड़ेगा.
तो नोटिस करने की सिचुएशन में मुझे एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कोर्ट में, एनी कोर्ट इन विच द सूट माइट बी ब्रॉट फॉर द रिडम्पशन। अच्छा, यहाँ से एक एमसीक्यू बन सकता है आपका कि इस सिचुएशन में एप्लीकेशन कहाँ जाएगी जहां पे रिडम्पशन का सूट फाइल किया जा सकता है। ठीक है, टू अपॉइंट मैं कोर्ट से कहूंगा योर लॉर्डशिप काइंडली अपॉइंट द गार्जियन एंड लीटम सो दैट आई कैन सर्व अ नोटिस टू हिम। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ सर्विंग और रिसीविंग द नोटिस। ठीक है, और मेकिंग और टेकिंग आउट ऑफ द कोर्ट ऑफ सच डिपॉजिट। कई बार ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं कि हम कोर्ट में जाके ही पैसा जमा कराएं, आउट ऑफ द कोर्ट भी सेटलमेंट होता है, पैसा जमा होता है। एंड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द कॉन्सिक्वेंशियल एक्ट्स व्हिच कुड और आउट टू बी डन बाय द सच पर्सन इफ ही वर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब एक चीज और आपको शायद पता होगी, 32 ऑर्डर नंबर जो सीपीसी का है वो अप्लाई होता है यहाँ पर। 32 किससे डील करता है भाई? जो प्रोविजन रिलेटिंग टू द माइनर और द पर्सन इन कॉम्पिटेंट अनसाउंड माइंड, दोनों से डील करता है, माइनर और अनसाउंड माइंड। अच्छा, 34 किससे डील करता है? मॉर्गेज। Mortgages. Okay, more property. ऑर्डर नंबर 33 So, इंडिजन, sued by ठीक है, indigent sued by person. proper person। तो सीपीसी तो बहुत ही आसान है, आपको लगता है टफ, लेकिन है कुछ नहीं उसमें। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को तो टीपीएस है तो बहुत आसान लगता है सीपीसी। टीपीएस है वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। सीपी में तो प्रोसेसर लो टफ नहीं होते हैं, और सब चीज लिखी हुई है, एक एक चीज लिखी हुई है, एक एक तरीका लिखा हुआ है, तो उसको पढ़ेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। Shall as far as may be applied to the such application and to the party thereto and to the guardian appointed thereunder। ठीक है, तो 32 के अंदर जो प्रोविजन है वो अप्लाई हो जाएंगे जब भी प्रोसेसरल एस्पेक्ट का आएगा। तो सेक्शन 104 इसमें कुछ है ही नहीं, पावर टू मेक रूल्स। सो हु कैन मेक द रूल्स? हाई कोर्ट कैन मेक द रूल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, मेक रूल्स कंसिस्टेंट विद दिस एक्ट फॉर द कैरिंग आउट। तो जो भी लॉ बनाएगा इस कानून के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। एंड इन द कोर्ट ऑफ सिविल जुडिकेचर सब्जेक्ट टू सुपरिटेंडेंस। और हमें पता ही है कि हाई कोर्ट के पास सुपरिटेंडेंस की पावर होती ही है, तो हाई कोर्ट कैन मेक द रूल्स। सो नाउ 104 तक हमारा मॉर्गेज जो सबसे टफेस्ट, इस टीपीए में सबसे टफेस्ट जो कॉन्सेप्ट है वो मॉर्गेज का ही है, वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में मंडे को हम लीज कंप्लीट कर लेंगे। क्या पता एक क्लास में हो जाए, क्या पता 2 क्लास सही है, और उसके बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेंगे। तो 3 क्लासेस में तो एक पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।